हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक अब सब लोग अच्छे से हो, मज़े से हो। चलो, मेरा आज का ये वीडियो रहेगा नीट 23 एंड 24 एस्पिरेंट्स के लिए, जिन लोगों के अंदर ये डर ऑलवेज बना रहते हैं कि कैसे फिजिक्स को हैंडल करें। फिजिक्स में पूरा बहुत डर लगता है, रात का नींद उड़ जाते हैं फिजिक्स को लेके। तो मैं आज इस वीडियो में यही एड्रेस करना चाहूँगा कि फिजिक्स को कैसे हैंडल करें, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है कि वो अपने ग्रिस्प के अंदर आ जाए। चलो ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहले हाय एवरीवन, आई एम शायन बशक। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4106 इन नीट 2022 एग्ज़ाम एंड मेरा फिजिक्स में एक्चुअली मार्क्स है 175 आउट ऑफ 180। सो मैं आज यही डिस्कस करूँगा कि मेरा ये 175 मार्क्स लाने के पीछे क्या मतलब स्ट्रेटजी था, मैं कैसे ये मार्क्स ला पाया। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का एक्चुअल जो चीज़ रहते हैं वो है कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक फर्स्ट अटेम्प्टर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों को क्या डर रहता है मन में। मतलब एक तरफ हम हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमको बोर्ड्स भी देना है, बोर्ड्स में भी अच्छा खासा कुछ परसेंटेज लाना है, मतलब कुछ मिनिमम परसेंटेज तो लाना ही है। और चलता है कि नीट में भी फोड़ना है, और हमारे सबके दिमाग में रहते हैं कि बस काश हम मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, हम सब लोग चाहते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ दिमाग में घूमते रहते हैं, बोर्ड्स प्लस नीट। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि बोर्ड्स और नीट को एक साथ हैंडल करने का एक ही तरीका है कि फिजिक्स जब तुम पढ़ रहे हो, तुम भूल जाओ कि तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो या बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। तुम किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो तुम्हारा पहला गोल है कि उस कॉन्सेप्ट को अपने ग्रेस्प पे लाने का। मतलब कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करो। तुम चाहे रोटेशनल मोशन का एक पार्ट कर रहे हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट कर रहे हो, या मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर उठा लिया, तुम्हारा मेन फोकस है उस चैप्टर में जो बोले जा रहा है। आपका जो फैकल्टी है, टीचर है, प्राइवेट ट्यूटर है, जिन्होंने भी बोल रहा है, वो टॉपिक को एकदम क्लियर करो। उनके पास जो डाउट है, डाउट पूछो, डाउट पूछा करो, क्योंकि डाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि कभी तुम डाउट नहीं पूछा तो वो डाउट आपके मन में रह जाते हैं और उसी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए डाउट पूछना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 मैं मेंशन करूँगा कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तुम देखो, एक टॉपिक उठा लिया तुमने मैग्नेटिज्म चैप्टर का या अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का, एक टॉपिक तुमने उठा लिया। इस टॉपिक से तुमने जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, इस टॉपिक में तुम्हारा ग्रेस्प उतना ज़्यादा होगा। उस चैप्टर से जब तुमको थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जब तुमको उस चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तुम उस चैप्टर में इतना 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तुम्हारे उस चैप्टर के ऊपर एक कंफर्ट जोन तैयार हो गया। और कंफर्ट जोन कभी ऐसे होते नहीं है। किसी एक वीडियो लेक्चर में तुमने देख लिया, जैसे मेरे चैनल में तुम चले जाओगे तो कुछ कुछ फिजिक्स का ऐसे वीडियो सोल्यूशन दिया हुआ है। मैं इसलिए नहीं दिया कि उस चैप्टर का वो सब तुम बस वीडियो लेक्चर देखते रहो, इसलिए नहीं। उसका पीडीएफ गिवन है मेरे टेलीग्राम चैनल में, और ऐसे भी किसी किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। मैंने ये बोलने का कोशिश करता हूँ कि उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन अटक जाता है वो देखो। वीडियो सोल्यूशन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, बस तुम देखे जा रहे हो, तुम पैसिव हो रहा है चीज, एक्टिव काम नहीं हो रहा है। तुम्हारा ब्रेन नहीं काम कर रहा है, तुम दिमाग को काम करवाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो मेरे बात को? और क्वेश्चन को कैसे पकड़े, सीधा जाके तुम एक नीट एस्पिरेंट हो, तुमको मतलब जैसे मेरे को भी एक मतलब मीडियम लेवल का फिजिक्स आता था। मैं एक आईआईटी पेपर का एक फिजिक्स का सवाल उठा लिया तो जाहिर सी बात है मुझसे सॉल्व नहीं होगा, और मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा कि मेरे को फिजिक्स तो मैंने टॉपिक को पढ़ा है, मेरे को तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो क्यों इतना टिपिकल लेवल में पहले जाए? पहले तुम इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद थोड़ा जब देख रहे हो कि इजी क्वेश्चन में तुम्हारा ग्रेस्प आ गया तो अभी जाओ मेरा मॉडरेट लेवल में। मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन करने के बाद जाओ डिफिकल्ट लेवल में। समझ रहे हो चीज को? ऐसे एक ग्रेडेशन वाइज चलो। मतलब टाइम टू टाइम तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, अपने अंदर एक चैप्टर के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तब धीमे धीमे आप मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, धीमे धीमे डिफिकल्ट लेवल को सॉल्व कर सकते हो। एकदम अचानक से तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रैक नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आ जाते हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब क्या? एनसीईआरटी के देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर क्या रहते हैं, बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या सॉल्व एग्जांपल रहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इनिशियल टाइम में मैं भी स्किप कर जाता था, क्योंकि एक्चुअली ये हमारा एक मिथ रहते, मिथ बोलो या सबका ही एक ही बात बोलो, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ने को एकदम मन नहीं करता है, थ्योरी पढ़ने का थोड़ा कैसा बोरिंग सा लिखता है, ये मैं भी एग्री करता हूँ। पर उसका जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो करना जरूरी होता है। हाँ, लगता है कि उसका कैलकुलेशन गंदा देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन उसको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, जो नीट में क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी के वो सवाल नहीं उठाए, पर उसके कॉन्सेप्ट के घूमे फिरे हुए क्वेश्चन देगा नीट में। इसलिए नीट में क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन तो कॉमन है, कॉन्सेप्ट को कॉमन टाइप का कुछ चाहिए। तो तुम्हें काम करना होगा कि एनसीईआरटी को बैक एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, हो सके तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके घूमे फिरे कॉन्सेप्ट ही आता है। और कैलकुलेशन के टाइम बारे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि घर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पहले उसको हटाओ, अपने स्टडी टेबल से वो पहले हटा दो, क्योंकि बहुत गंदी चीज होता है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन एबिलिटी को बहुत खराब कर देते हैं। मैंने तो कैलकुलेटर कभी यूज ही नहीं करता था, थोड़ा मोड़ा बोर्ड्स के टाइम के लिए यूज करता था, पर बाकी टाइम में नहीं करता था मैं यूज। नीट के प्रिपरेशन में कैलकुलेटर को बीच में आने ही नहीं देना है, ठीक है। अपने हाथों से कैलकुलेशन करना है, जितना भी बड़े कैलकुलेशन हो कोशिश करो अपने हाथों से करने का, आपका स्मूथनेस बढ़ेगा कैलकुलेशन की, क्योंकि नीट में बहुत जल्द जल्द आपको कैलकुलेशन करना होगा, दिमाग में रखना ये बात। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक ए फॉर्मूला चार्ट। एक फॉर्मूला चार्ट तुमको बनाना होगा। आज तुमको पर लग रहा है कि हाँ यही तो चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन नीट के जो 7 दिन पहले रहेंगे या नीट के एक दिन पहले, जैसे मेरा 17 जुलाई एग्जाम था, 16 जुलाई रात में, तब मुझे लग रहा है कि बस मुझे कुछ दिमाग में फ्लैश आउट कर लूँ फिजिक्स का फॉर्मूला। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फिजिक्स का जितना सा 11-12 का नोट्स है या बुक किताब है सब कुछ उठा के ला लिया, अभी सबसे ढूंढ ढूंढ के मैं फॉर्मूला करने लगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मुझे एक जगह पे फॉर्मूला चाहिए, और वो मैं 7 दिन पहले बनाने नहीं बैठ सकता। तो तुम अभी क्या करोगे, जब एक चैप्टर को तुम पढ़ रहे हो, उस चैप्टर पढ़ना खत्म हो गया, बस 10 मिनट लगेगा या 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, तुम उस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला पढ़े हो आपके टीचर्स के नोट्स में या एनसीईआरटी में जो जो फॉर्मूला आपको मिला है, वो सब फॉर्मूला को एक जगह पे लिख डालो। तुमने अभी लिखने से काम खत्म नहीं हुआ, तुम लिख लिया, अभी टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना है। इसका क्या होगा, उस चैप्टर के एटलीस्ट फॉर्मूला के ऊपर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ग्रैस्प रहेगा। क्योंकि नीट 2022 का पेपर उठा के तुम देखोगे तो उसमें देखोगे तुम कि फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन 90% था फिजिक्स के केस में। इसलिए तब क्या होना चाहिए, तुमको फॉर्मूला तब उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी क्लिक होना चाहिए। फिजिक्स का पेपर आसान था, ये मैं भी एग्री करता हूँ, पर ऐसे कंडीशन था, बायो टाइम खा लिया, केमिस्ट्री टाइम खा लिया, फिजिक्स में कम टाइम पे इतना क्वेश्चंस करना होगा। इसका मतलब है कि तुमको उस टाइम पे कैलकुलेशन छोटा छोटा था, लेकिन वेराइटीज टाइप का क्वेश्चन, इजी वेराइटीज टाइप का क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या है, आपको मिनट सेकंड में फॉर्मूला ग्रैस्प पे आना चाहिए। मतलब क्लिक हो रहा है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन डाल दिया, उसका वो फॉर्मूला, सॉलिड से ये क्वेश्चन डाल दिया, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका मैकेनिक्स से क्वेश्चन डाल दिया। आपको दिमाग में स्पार्क होना चाहिए एक के बाद फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेटल हो जाना चाहिए। और ये कैसे आएगा, फॉर्मूला शीट करने से आएगा। फॉर्मूला शीट बनाओ अपना, ठीक है। फॉर्मूला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, मैं इसमें बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ ये पॉइंट पे। और आपके सुविधा के लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे मेरा जो 11 का फॉर्मूला चार्ट था, 11 का जितना सारा चैप्टर है, लगभग ऑल चैप्टर्स का, तो मैं वो डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। उसका PDF तुम उससे थोड़ा हेल्प ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि तुम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो एक टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। तुम एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन उठा लिया, नीट का पेपर का ही समझ लो, नीट 2017 या 2018 का एक रैंडम क्वेश्चन उठा लिया, तुम उठा के उस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, करके देखा कि हो गया, चलो, और तुम बहुत खुश हो गया कि चलो हो गया क्वेश्चन। अरे नहीं यार, एक क्वेश्चन को तुम 10 मिनट लगा के सॉल्व करो, नीट का क्वेश्चन, नीट का पेपर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे सही ट्रैक में नहीं हो रहा है, तुम बहुत ढीले हो, और ये बहुत तुमको सफर करना होगा नीट के दिन।
क्योंकि 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो 45 क्वेश्चन क्या पूरा दिन भर के सॉल्व करोगे उस हॉल पे बैठ के? नहीं होगा ऐसे। तुमको एक टाइम लिमिट लेके करना होगा। सॉल्व करना है मुझे तो उस टाइम लिमिट पे ही सॉल्व करना है। इसलिए तुम एक काम करो, जब तुम क्वेश्चन लेके बैठोगे, समझ लो 60 क्वेश्चन है, हाँ ये भी मैं एग्री करता हूँ कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व नहीं होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है, तुम 70 मिनट ले लो, 75 मिनट्स ले लो, बट एक टाइम लिमिट लो यार कि इस टाइम पे करूंगा, ठीक है। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो कि 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, सो 120 मिनट्स, 2 घंटे ले लिया 60 क्वेश्चन के लिए। उसके बाद धीमे धीमे टाइम कम करते रहो। इसका मतलब तुम एक स्पेसिफाइड टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत डाल लो। ये नीट के दिन तुमको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि उस दिन तुमको दिमाग में एक ही चीज घूमेगा कि पेपर सॉल्व खत्म करना है, पेपर सॉल्विंग खत्म करना है। इसलिए फिजिक्स को बस सॉल्व ही नहीं करना, फिजिक्स के क्वेश्चंस क्रैक करने में ही मजा नहीं आना चाहिए, उस क्वेश्चन को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट में सॉल्व करने का आदत डालना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स में और एक चीज बहुत जरूरी है, वो है टेस्ट पेपर सॉल्व करो। दैट मीन्स मॉक टेस्ट दो। ये तो हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, और भी मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो मैं अलग कुछ वीडियो में बताऊंगा। पर फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना टाइम लिमिट लेके क्वेश्चन सॉल्व करना, ये इसका भी और एक फायदा आ जाएगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट में तुमको टाइम लेके बैठ रहे हो, मॉक टेस्ट में समझ रहे हो, तुम अपना बुक से मॉक टेस्ट दे रहे हो या अपना कोचिंग सेंटर में मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहीं भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, या एनटीए का अभ्यास ऐप से दे रहे हो, तुम किसी भी जगह से मॉक टेस्ट दे रहे हो, लेकिन आपका टाइम लिमिट हो गया, अभी इस टाइम पे आपको सॉल्व करना है, आपका मजबूरी बन गया, समझ रहे हो चीज को। इसलिए तब क्या हो रहा है, तब तुम्हारे एक प्रेशर में तुम आसानी से कर रहे हो, लेकिन तुम बोल रहे हो कि एग्जाम में जाके मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। या ऐसे कोई बंदे शायद हो सकता है जिन लोगों का शायद ऐसा हो कि फिजिक्स घर पे बहुत अच्छा आता है, उस दिन नीट के एग्जाम के दिन जाके एग्जाम प्रेशर में सॉल्व नहीं कर पाया, तो इसको घर पे ही प्रैक्टिस करना होगा। घर पे मॉक टेस्ट दो, एग्जाम प्रेशर एक माइंड में आने दो, देखो उस टाइम पे आपका ब्रेन ठीक से फिजिक्स का फॉर्मूला क्रैक कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसलिए टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद और एक जरूरी चीज होता है, टेस्ट देने के लिए सब लोग बोल देते हैं, वो तुमको सब जगह पे पता चल जाएगा, पर टेस्ट देने के बाद क्या करना है ये सब लोगों को जगह पे नहीं मिलता है शायद। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो, टेस्ट का पेपर लो, देखो कि कौन सा क्वेश्चन में तुमने गलती करे हो, तो तुम्हारा भी एक फर्ज बनेगा कि वो सब वीक पॉइंट को एक जगह पे नोट डाउन करना कि हाँ मुझे रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम होता है। तो अभी ऐसा तो नहीं होगा ना पूरा रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम होता है, तुमको रोटेशनल मोशन का टॉर्क वाला पोर्शन में गलती हो गया या तुम छोड़ दिया हो, इसका मतलब तुम्हारे टॉर्क वाला पोर्शन को फिर से पढ़ने की जरूरत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमको शायद तुमको वो अर्थिंग वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट तुमको क्लियर नहीं होता है, तो चलो तुमको ये पॉइंट फिर से पढ़ना होगा। ऐसे करके तुम एक वीक पॉइंट का लिस्ट बना लिया कि हाँ ये मॉक टेस्ट के बाद मेरा ये पॉइंट वीक है, तो मेरा ये भी एक फर्ज बनता है मेरा रनिंग टॉपिक के साथ साथ ये वीक पॉइंट जो मैं कर चुका हूँ, इसमें ये वीक पॉइंट निकला है जो मेरा दुश्मन है, नीट के एग्जाम के दिन मुझे रोना पड़ सकता है, ये सब पॉइंट के लिए ये सब पॉइंट मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी एक काम करना है, ठीक है। मैं लगभग 6 पॉइंट के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये 6 पॉइंट अच्छे से फॉलो किया, इसलिए मैं शायद एक अच्छा लेवल का मार्क्स ला पाया भी इसमें, मुझे ये लगता है। इसलिए ये मेरा ओपिनियन है कि तुम लोग ये 6 पॉइंट अच्छे से ध्यान से फॉलो करोगे तो 160 प्लस मार्क्स तो जरूर आ सकता है, ऐसे कि 180 भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो ऑल द बेस्ट, और मेरे वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों के साथ भी तो शेयर करना है, तुम्हारे दोस्तों को भी तो चाहिए ना कि 160 प्लस मार्क्स 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स सबको ही चाहिए होता है, इसलिए दोस्तों के साथ भी शेयर करो और मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि ये सब जो मैंने पॉइंट बोले इसमें कौन सा तुम फॉलो करते हो, ठीक है। तो वो कमेंट में मुझे जरूर बताओ, मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग पहले से ये फॉलो करते हो, और कौन सा पॉइंट फॉलो करोगे ये भी प्रॉमिस कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके बाद मैं बायो का भी लाऊंगा, केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, और ऐसे वीडियोस में मैं लाते रहूंगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और हाँ, जो मैंने बोला टेलीग्राम चैनल, और मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है सायन बसाक ऑफिशियल, ठीक है, इधर नाम आ रहा है टेलीग्राम चैनल का नाम, तो उसमें तुम ज्वाइन हो जाओ उस टेलीग्राम चैनल में। मैंने फॉर्मूला चार्ट का PDF उधर डाल दे रहा हूँ,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।